नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जम्मू के डोडा में आतंकवादी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों के नाम हैं कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रिजेंद्र और सिपाही अजय कुमार सिंह। जम्मू में जब इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी तब वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे। पुलवामा हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर गए थे श्रद्धांजलि देने, लेकिन राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर डोडा में शहीद हुए जवानों को याद किया और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। जम्मू में कठुआ में भी 8 जुलाई को सेना के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। हम समझना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार के पास कोई तय प्रक्रिया है कि किसी जवान की शहादत पर सरकार की प्रतिक्रिया कैसी होगी, या चुनाव और माहौल देखकर तय किया जाता है। यह समझना मुश्किल है कि आतंकवादी हमले की एक घटना को राष्ट्रीय स्तर पर इतना व्यापक बना दिया जाता है और एक घटना पर वही राष्ट्रीय स्तर स्थानीय स्तर में बदल जाता है, चुप्पी ओढ़ ली जाती है। जब किसी ने कहा कि डोडा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने कोई ट्वीट नहीं किया है, यानी बयान नहीं दिया है, तो यकीन नहीं हुआ। हमने उनका ट्विटर हैंडल चेक किया तो वाकई कोई ट्वीट नहीं था। प्रधानमंत्री तो इतने संवेदनशील हैं कि चुनावी राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं पर भी तुरंत ट्वीट कर देते हैं। जम्मू कश्मीर में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 30 सितंबर से पहले चुनाव कराए जाने हैं, तब फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट क्यों नहीं किया। 14 जुलाई को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, उन्हें अपना दोस्त कहा, माय फ्रेंड, लेकिन भारतीय जवान भी तो दोस्त हैं, उनके लिए भी तो ट्वीट कर देते। 15 जुलाई को जम्मू में हुए हमले को लेकर उनका कोई ट्वीट क्यों नहीं है। हमने गृहमंत्री अमित शाह का भी ट्विटर हैंडल चेक किया, गृहमंत्री ने भी शहीदों के लिए कोई ट्वीट नहीं किया है। इसकी वजह क्या रही होगी। प्रधानमंत्री विदेशों में आतंकवाद पर भाषण देते हैं, लेकिन जम्मू में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर चुप क्यों हो गए। आखिर ऐसा क्या होता है कि किसी वक्त जवान की शहादत राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है, सारे मंत्री उनके घरों तक दौड़ लगाने लग जाते हैं, लेकिन कई बार जवान की शहादत के बाद भी वही मंत्री गायब हो जाते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर हमला हुआ। 15 फरवरी की शाम के वक्त जवानों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। पालम एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने जवानों के पार्थिव शरीर पर फूल माला चढ़ाए और सलामी भी दी। उसके बाद परिक्रमा भी की। जितनी देर श्रद्धांजलि दी गई उसका भारत के हर चैनल पर प्रसारण किया गया। जवानों के डिटेल पढ़े जा रहे थे चैनलों पर। शहीदों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता और उनकी शहादत को लेकर उनके आक्रोश का खूब वर्णन होता रहा। इस घटना के कुछ साल बाद जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी ने एक बातचीत में इसके बारे में बताया कि किस तरह बाकी लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा था ताकि केवल प्रधानमंत्री ही दिखाई दें। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया। और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे, और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना, इसके
और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। इसलिए हमने शुरू में सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी की बातचीत का यह प्रसंग आपको सुनाया। पुलवामा के समय प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर नहीं गए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे, श्रीनगर गए और वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद भी पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। एक फिल्म बनी है जिसका नाम है आर्टिकल 370। इस फिल्म में पालम एयरपोर्ट पर जो भी हुआ उसे फिल्माया गया है। इस फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित या उन जैसे दिखने वाले पीएम का किरदार अरुण गोविल ने किया है, जिन्हें बाद में मेरठ से बीजेपी ने टिकट दिया और वे जीतकर सांसद बन चुके हैं। पुलवामा की घटना इस फिल्म में इंटरवल के नजदीक आती है, लेकिन इसी फिल्म में अरुण गोविल के पीएम किरदार का एंट्री सीन है। विपक्षी नेता, दूसरे मंत्री भी दृश्य में हैं, लेकिन वो सब बैकग्राउंड में। भाव की तीव्रता हासिल करने के लिए इस दृश्य के बैकग्राउंड में अमृता प्रीतम की कविता मैं तुझे फिर मिलूंगी, इसे गीत के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसके अगले दृश्य में फिल्म में प्रधानमंत्री के किरदार का पहला डायलॉग है, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चल सकते। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। कॉपीराइट के नियमों के कारण हम फिल्म का सीन तो नहीं दिखा सकते, लेकिन वर्णन तो कर ही सकते हैं। इस फिल्म में जियो स्टूडियोज को प्रोड्यूसर है। जब आप फिल्म में पालम एयरपोर्ट के असली दृश्य को रूपांतरित होते देखेंगे तो लगेगा कि मोदी की राजनीति में फिल्मों के प्रभाव वाले दृश्य का कितना महत्व है। स्लो मोशन शॉट, क्लोजअप वगैरह के साथ फिल्म के इस प्रसंग में काफी ड्रामा जोड़ा गया है। 2019 में आई उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक नाम की फिल्म का डायलॉग तो प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में अपने चुनावी भाषणों में भी इस्तेमाल किया और दूसरे नेताओं ने भी उसे खूब दोहराया। वो डायलॉग था, हाउ इज द जोश। उरी फिल्म के निर्देशक इस आर्टिकल 370 फिल्म के निर्माता हैं। फिल्में उसी राजनीतिक तंत्र का हिस्सा हैं जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने आम कर दिया है। हर चीज स्पेक्टिकल है, भव्य है, हर चीज में ड्रामा है और हर जगह कैमरा है। राजनीति का फिल्मीकरण इत्तेफाक की बात नहीं है। राजनीतिक भाषा भी बदल गई है, जिसमें नागरिक को फैन में तब्दील कर दिया गया है। नेता से सवाल के जवाब नहीं, ऑटोग्राफ मांगे जाते हैं, सेल्फी ली जाती है। तो मोदी की राजनीति पर फिल्म और उन फिल्मों के संवाद को इस्तेमाल करना, उन फिल्मों का प्रचार करना, ऐसा लगता है कि देश नहीं सिनेमा चल रहा है, या सिनेमा चल सके इसके हिसाब से देश चलाया जा रहा है। इसी साल फरवरी में जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक सभा कर रहे थे और वहां आर्टिकल 370 फिल्म का प्रचार करने लगे। उम्मीद है इस फिल्म की कमाई भी प्रधानमंत्री के प्रचार के बाद 400 करोड़ पार कर गई होगी। वैसे खुद 400 पार का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस फिल्म का भी सहारा ले रहे थे। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। आर्टिकल 370 2024 के चुनाव के पहले ही बन गई। अगर चुनाव के बाद बनती तो फिर निर्देशक इस बात को फिल्म में कैसे शामिल करता कि 370 हटाने का दावा करने वाली बीजेपी कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं उतार सकी। जम्मू में आर्टिकल 370 का प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे थे, लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर की घाटी में अपनी पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं उतार पाए। अगर इस आर्टिकल 370 को हटाकर हीरो बनना था तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ा गया। वैसे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा है कि धारा 370 के कारण दूसरे राज्यों से अलग
जम्मू कश्मीर के पास किसी प्रकार की आंतरिक संप्रभुता हासिल नहीं थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसे लेकर जो बवाल मचाया गया उसका कुछ भी मतलब नहीं था। आप भी सोच रहे होंगे कि जम्मू में जवान शहीद हुए हैं, वहां आतंकी हमला बढ़ा है, मैं फिल्म की बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि राजनीति और शासन के काम को फिल्म जैसा बना दिया गया है। कुछ पता ही नहीं चलता कि एक्टर किस घटना पर सीन में एंट्री लेगा और कब सीन से गायब हो जाएगा। आप जरा गोदी मीडिया और इन व्हाट्सएप अंकिलों से हटकर सोचा कीजिए। आपको याद दिला रहा हूं ताकि आप सोच सकें कि जम्मू में आर्टिकल 370 का प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री, और जुलाई में वहां सेना के 4 जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री क्यों चुप हो गए? आर्टिकल 370 का एक किरदार गृहमंत्री सा भी लगता है, लेकिन असल वाले गृहमंत्री जम्मू क्यों नहीं गए? क्या अब मंत्रियों से उम्मीद नहीं की जाती कि वे शहीदों के घर जाएं? गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट क्यों नहीं किया? हमले के अगले दिन अमित शाह हरियाणा में खुद को गर्व से बनिया का बेटा बता रहे थे। मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। जम्मू में हमला केवल 15 जुलाई को नहीं हुआ, पिछले 38 दिनों में 12 जवान शहीद हुए हैं। कांग्रेस ने बाकायदा तारीख के साथ सभी घटनाओं को लेकर एक पोस्टर जारी किया है। इसमें लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी के शपथ को 38 दिन हो गए और इन 38 दिनों में 9 आतंकी हमले हुए हैं। कांग्रेस ने इन घटनाओं को प्रधानमंत्री मोदी की नाकामी बताया और लिखा है कि उनके लिए जवानों की शहादत और उनके परिवार वालों के आंसुओं का कोई मोल नहीं है। वे हमेशा की तरह खामोश हैं और अपनी इवेंटबाजी में व्यस्त हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने ट्वीट कर संवेदना जताई है। आप कल्पना कीजिए, अगर यही हमला विपक्ष की सरकार के समय हुआ होता और राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे होते तो गोदी मीडिया किस तरह से डिबेट कर रहा होता, हंगामा खड़ा कर देता कि जवान शहीद हुए हैं, राहुल गांधी को वोट की पड़ी है। मगर अमित शाह को लेकर कोई यही सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा है कि एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खमियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की यह मांग है, सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने घाटी को छोड़ जम्मू को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये कोई बदलाव है, लेकिन ठीक इसी तरह जब घाटी में कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए तो आतंकवादियों की रणनीति में बदलाव की बात होने लगी। अभी कहा जा रहा है कि सारा फोकस कश्मीर घाटी पर रहा है, इसलिए जम्मू में निशाना बनाना आसान हो गया है। लेकिन इस सवाल को हम कैसे समझें जब सारा फोकस घाटी में होने के बाद भी कश्मीरी पंडितों की वहां हत्याएं शुरू हो गईं और वे घाटी छोड़कर जाने की मांग करने लगे। इसी मोदी सरकार के दौर में कश्मीरी पंडित घाटी से बाहर जाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। क्या उनके बीच प्रधानमंत्री मोदी चले गए? कश्मीर फाइल्स और आर्टिकल 370 जैसी फिल्में ही प्यारी हैं, या फिर उन्हें वहां के लोगों के बीच भी जाना चाहिए था? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार तो इस तरह बर्ताव कर रही है जैसे सब कुछ सामान्य है। हम झूठे दावों और ऊंची आवाज में नारे लगाकर इस चुनौती का सामना नहीं कर सकते हैं। डोडा हमले के बाद तमाम खबरों में कहा जा रहा है कि जम्मू क्षेत्र में 2021 से ही आतंकी हमले बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में जितने भी सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं उनमें से 40% की मौत जम्मू में हुई है। द हिंदू की विजेता सिंह की रिपोर्ट है, जम्मू में इस साल यह छठा आतंकी हमला है। डोडा में 3 हफ्तों में यह तीसरा एनकाउंटर है। अनुमान है कि 20 से 25 आतंकवादी बाहर से आ गए हैं।
जून 2018 से ही जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन है। आज तक पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक वहां नहीं है, मौजूदा डीजीपी प्रभारी तौर पर हैं। इंडियन एक्सप्रेस में नाविद इकबाल ने लिखा है, जम्मू में जो हाल की घटनाएं हुई हैं उससे पता चल रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में कितनी कमियां हैं। 2021 से ही जम्मू की तरफ बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं। जनवरी में पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने माना था कि 2003 से इस इलाके में आतंकवाद पर काबू पा लिया गया था और यह शांति 2017-18 तक बनी रही। इस साल आतंकवादियों ने यहां सुरक्षा बलों पर 6 बार हमले कर दिए हैं। अलग अलग बातें चल रही हैं। गलवान में चीनी हमले के बाद से सेना का जमावड़ा पूर्वी लद्दाख की सीमा पर हो गया है। लेकिन क्या इन बातों से सभी सवालों के जवाब मिल रहे हैं? हमारे पास इतनी सेना तो होनी ही चाहिए, है भी, कि सीमा पर भी रहे और जम्मू में भी। एक जगह से हटाकर दूसरी जगह तैनाती से क्या इतना अंतर आ जाना चाहिए कि आतंकवादियों को एक खुला इलाका मिल जाए? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सेना के एक अधिकारी का बयान है कि टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए जमीन से संपर्क कट गया है, जमीन पर खुफिया व्यवस्था कमजोर हुई है। इस बात को पढ़ते समय बहुत सारे सवाल जहन में उठे। एक समय सरकार दावा करती है आतंकवाद पर 70% तक काबू पा लिया गया है, लेकिन सेना की रणनीति को लेकर तमाम रिपोर्ट में इस तरह से लिखा जा रहा है जैसे सरकार को पता ही नहीं कैसे क्या करना है, कहां तैनाती करनी है। इन तमाम विश्लेषणों को पढ़कर लगता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार के दावे में ही चुस्ती नजर आती है, जमीन पर क्या करना है शायद उसे पता नहीं। अगर यही राहुल गांधी सत्ता में होते तो हर जगह इन कमजोरियों का चेहरा होता। राहुल की तस्वीर लगाकर हेडलाइन लिखी गई होती, अयोग्य प्रधानमंत्री। सरकार आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है कि अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कुचल दिया गया है तो फिर यह कहां से सर उठा रहा है, पाकिस्तान से या चीन से? इनका नाम लेकर मंत्री क्यों नहीं ललकारे भर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? जम्मू क्षेत्र में एक के बाद एक हमले क्यों होते जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर के डीजीपी के एक बयान पर विवाद चल रहा है। डीजीपी आर स्वैन ने डोडा की घटना के कुछ घंटे पहले ही एक कार्यक्रम में बयान दिया कि कैसे पहले कश्मीर की ही मुख्यधारा क्षेत्रीय पार्टियां अपने चुनावी फायदे के लिए आतंकी नेटवर्क के सरगनाओं को पनाह और बढ़ावा देने का काम कर रही थीं। महबूबा मुफ्ती ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है, पिछले 32 महीनों में करीब 50 जवान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में डीजीपी को अब तक बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान डीजीपी तो राजनीतिक मामलों को सुलझाने में व्यस्त हैं। उनका काम पीडीपी को तोड़ना, लोगों को, पत्रकारों को उत्पीड़ित करना, लोगों को धमकाना रह गया है। कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहता। सेना की रणनीति में बदलाव और कमजोरी की बातें भीतर के पन्नों पर हो रही हैं। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो प्रभारी पुलिस प्रमुख राजनीतिक बयान दे रहे हैं। 13 जुलाई की इस खबर को भी जम्मू के संदर्भ में देखिए। केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पुलिस और ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों की पोस्टिंग और उनके तबादले को लेकर पहले से अधिक अधिकार दिए हैं। इन अफसरों पर कार्रवाई करने की उनकी शक्ति बढ़ा दी गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने का मतलब है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा निकट भविष्य में संभव नहीं लगता है। जम्मू कश्मीर में 2019 से विधानसभा नहीं है। 5 साल तक केंद्र सरकार वहां चुनाव नहीं करा सकी, विधानसभा और राज्य बहाल नहीं कर सकी। किसी को पता नहीं कि सितंबर से पहले चुनाव होंगे या नहीं। हालांकि चुनाव आयुक्त कह चुके हैं चुनाव होंगे, लेकिन सितंबर अभी बहुत दूर भी नहीं। बीजेपी की वहां कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं दिखाई पड़ती। क्या लोकसभा की तरह विधानसभा का भी चुनाव बीजेपी वहां नहीं लड़ेगी, या फिर पीछे से वहां की सत्ता की बागडोर अपने हाथों में रखना चाहेगी? जम्मू कश्मीर में शांति सरकार के दावों में दिखाई देती है। 370 हटाने की राजनीति का भाव निकल चुका है। इसकी राजनीति से यूपी और बिहार के लड़कों में जोश भरा गया कि वहां प्लॉट खरीदेंगे, लेकिन वे तो प्लॉट खरीदने लायक नहीं बन सके। बेरोजगारी ने उन्हें खोखला कर दिया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर तो आपने देखी होगी कि अधिकारी और बीजेपी के नेता अयोध्या में प्लॉट खरीदने में लगे हैं। अयोध्या में चुनाव हार गए। कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।